अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी क्वेश्चन देखिएगा जी, ये आया हुआ है स्प्रिंग 2012 में। इट वाज फॉर 21 मार्क्स। रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई एरर्स आइडेंटिफाइड अबव। ठीक है जी, पहला देखिएगा जी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आइएगा। कहता है द ट्रायल बैलेंस ऑफ अयूब ब्रदर्स डिड नॉट एग्री एज एट 31 दिसंबर 2011 एंड डिफरेंस वाज कैरिड टू सस्पेंस अकाउंट। हमें सस्पेंस अकाउंट का बनाने के लिए नहीं कहा गया। ऑन स्क्रूटनाइजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स वर डिटेक्टेड। नंबर 1 कहता है डेटर्स इंक्लूड ₹15,000 विच वर इरिकवरेबल एंड नीड टू बी रिटर्न ऑफ। जब भी डेटर्स का नाम लेगा तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आना चाहिए? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। अब कहता है ये बैड डेट्स इरिकवरेबल है, रिटर्न ऑफ होने चाहिए थे, नहीं हुए। रॉन्ग एंट्री इन्होंने क्या किया? इन्होंने एंट्री नहीं की। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैड डेट्स टू डेटर्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अमाउंट वाज 15,000। ठीक है जी, ये एंट्री होनी चाहिए थी। गलती क्या किया है? एंट्री नहीं की। रेक्टिफिकेशन कर लें। कैसे करेंगे? एंट्री पास कर दें। बैड डेट्स टू डेटर्स, वी हैव अमाउंट ऑफ ₹15,000। लें जी, हमने क्या कर दिया? रेक्टिफिकेशन कर दिया। लेकिन अब 15,000 के बैड डेट्स नहीं रिकॉर्ड हुए। इसका मतलब है हमारी प्रोविजन जो रिकॉर्ड हुई है वो भी ठीक नहीं है। अब पूरे सवाल में अब अगर हमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का रेट दिया होगा तो हमने उसकी प्रोविजन को भी ठीक करना है। ठीक है जी। तो ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, इस तरह के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये हमें अलग से सवाल यानी रेक्टिफिकेशन में भी पूछता है। समटाइम यही एडजस्टमेंट देखिएगा हमें बैड डेट वाले चैप्टर में भी पूछता है जब एडजस्टेड बैड डेट्स बनवाता है, और यही एडजस्टमेंट आपसे फाइनल अकाउंट में भी पूछता है। तो एक ही एडजस्टमेंट को 3 जगह पर टेस्ट करता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि जहाँ पे भी हमसे पूछा जाए हम उसके मुताबिक उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है जी। समटाइम लेजर में पूछेगा, समटाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री करनी है, और समटाइम सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट नंबर 2। कहता है जी गुड्स इनवॉइस्ड एट 4600 वर रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर। It was entered in the purchase book and posted from there to creditor's account as 6400। गुड जो हमने कस्टमर को इनवाइस की थी, इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है? जब उसने रिटर्न कर दिया तो इसको कहेंगे हम सेल्स रिटर्न्स। जिनसे आई है वापस उनका नाम यानी डेटर्स। अमाउंट कितनी है जी? इट्स 4600। ये थी जी ओरिजिनल एंट्री जो होनी चाहिए थी। हमारे शहजादे अकाउंटेंट साहब हैं, उन्होंने क्या किया देखिएगा। इट वाज एंटर्ड इन परचेज बुक, ये जो है परचेज बुक में एंटर की गई। इसको समझा गया ये क्या है? परचेज है। परचेजेस 4600। यही भी नहीं रुके, आगे देखिएगा। एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर, और यहाँ से इसको पोस्ट किया गया टू क्रेडिटर्स अकाउंट एज 6400। यहाँ से इसको क्रेडिटर्स में भेज दिया गया, और किस अमाउंट से? 6400 से। तो ये है जी वो गलती जो हमारे अकाउंटेंट साहब ने की है, और हमें इसको रेक्टिफाई करना है। ठीक है जी। ये एंट्री करनी चाहिए थी, नहीं की। किया क्या? परचेज अकाउंट रिकॉर्ड किया और क्रेडिटर रिकॉर्ड किया। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? सबसे पहले तो ये एंट्री पास करें। सेल्स रिटर्न 4600 से, एंड डेटर्स को रिकॉर्ड करना है हमने 4600 से। ये हमारी जो एंट्री होनी चाहिए थी वो हो गई। अब जो गलत एंट्री की है उसको रिवर्स करें। परचेजेस गलत डेबिट किए हैं वो उसको क्रेडिट कर रहा हूँ। परचेजेस मैंने क्रेडिट कर दी 4600 से। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। क्रेडिटर गलत क्रेडिट किए थे, इनको भी डेबिट कर दें क्रेडिटर्स, लेकिन अमाउंट वाज 6400। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, उसको भेज देंगे सस्पेंस अकाउंट में।
देखिए जी कितना डिफरेंस है, कैलकुलेट कर लें। इट्स 1800, तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, अपने एग्जामिनर को बताइएगा ये पहला पॉइंट था एंड दिस वाज सेकंड पॉइंट। और अब हम थर्ड एडजस्टमेंट को देखने लगे हैं। आइएगा जी थर्ड रेक्टिफिकेशन पे। कहता है अ चेक ऑफ ₹8,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। जब कस्टमर से रिसीव हुआ तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? जब कस्टमर से रिसीव हुआ है तो बैंक डेबिट, चेक है तो बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट, कस्टमर से मिला है ना जी। अमाउंट बताई गई है हमें, इट वाज 8,000, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, किया क्या हमने, हमारे अकाउंटेंट साहब ने was not posted to his ledger account, सिर्फ उसके लेजर में नहीं पोस्ट किया। तो मैं कह सकता हूँ कि बैंक ठीक रिकॉर्ड किया हुआ, बैंक के बारे में खामोश है। कहाँ नहीं पोस्ट किया जी? डेटर्स के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, ये गलती की है। आगे देखिएगा, मोर ओवर, इसके अलावा कहता है द कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स इनवाइसेस, जो इससे रिलेटेड सेल्स इनवाइस थी ऑफ ₹12,000। अब इससे रिलेटेड जो सेल्स इनवाइस है उसकी क्या एंट्री होती है? डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट 12,000। ठीक है जी, ये इससे कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स की एंट्री थी। इसके बारे में क्या बताता है? कहता है वाज इनकरेक्टली पास थ्रू द सेल्स डे बुक एज 2000, लेकिन इसको रिकॉर्ड किया आपने डेटर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, रिकॉर्ड किया आपने लेकिन 2000 से। तो ये दो गलतियां एक ही एडजस्टमेंट में आपको बता दी गई हैं। अब इसको ठीक कर दें। ठीक है, देखिए अगेन हमारे पास डायरेक्टर साहब आए हैं यहाँ पे इस एडजस्टमेंट में, तो हमारे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट पे इसका इम्पैक्ट जाएगा। पहली गलती क्या की है जी? बैंक तो बिल्कुल ठीक है, डायरेक्टर को रिकॉर्ड नहीं किया तो कर लेते हैं। ये लें जी, मैंने डायरेक्टर साहब को क्रेडिट कर दिया, अमाउंट वाज 8,000, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर्स को क्रेडिट कर दिया, लेकिन अब डेबिट क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट 8,000। लेकिन मेरी पहली जो एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट होगी, जो डायरेक्टर्स को क्रेडिट नहीं किया था कर दिया। दूसरी में क्या है, डायरेक्टर्स को 12,000 से डेबिट करना चाहिए, उन्होंने 2,000 से किया। तो चलिए डायरेक्टर साहब को दोबारा डेबिट कर देते हैं, डायरेक्टर्स अकाउंट 12,000 से अब डेबिट करेंगे। ये लीजिए, मेरी ये जो गलती है ये भी ठीक हो गई। अब 12,000 नहीं 2,000 से किया हुआ, 10,000 से, सॉरी 10,000 से। सेल्स देखें 12,000 से लिखनी चाहिए थी, अकाउंटेंट साहब ने 2,000 से लिखी। अब हमें 10,000 से सेल्स को और लिखना है, तो ये लें सेल्स अकाउंट 10,000। लीजिए हमारी रेक्टिफिकेशन हो गई, ये वाली एडजस्टमेंट भी कंप्लीट होगी, ये भी कंप्लीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जी, हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट है। कहता है एन अमाउंट ऑफ ₹3,800 ओन्ड बाय जाहिद एंड कंपनी फॉर गुड सप्लाइड। कहता है 3,800 रुपये की अमाउंट थी जो कि जाहिद एंड कंपनी को पे करनी थी, जिसके अगेंस्ट उन्होंने हमें चीज़ें सप्लाई की थी। वाज टू बी एडजस्टेड, इसको एडजस्ट हो जाना चाहिए था अगेंस्ट एन अमाउंट ऑफ ₹8,500, जो कि 8,500 ओन्ड टू जाहिद एंड कंपनी, जो कि हमने जाहिद एंड कंपनी से लेने थे। कहता है नो एंट्री हैड बीन मेड इन दिस रिस्पेक्ट। ये जी कॉन्ट्रा की एडजस्टमेंट है। जब भी कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट की जाती है हमें पता है लोअर अमाउंट से हम एंट्री करते हैं, क्रेडिटर को हम डेबिट करते हैं, क्रेडिटर, और डेटर को हम क्रेडिट करते हैं। ये कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट में पढ़ी थी। आप देखिएगा उनसे पैसे लेने कितने हैं हमने, उनसे पैसे कहते हैं जी आपने 3,800 लेने और पे करने 8,500, छोटी अमाउंट है, दैट इज़ 3,800, इससे एंट्री की जाएगी। गलती क्या की है, उन्होंने एंट्री नहीं की, और अब रेक्टिफिकेशन में एंट्री पास कर दें, क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट, स्मॉलर अमाउंट्स है। ये हमने ऑलरेडी देखिए पढ़ा हुआ है, यही एरर हमने
जब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ा था वहाँ पे एरर हमें पढ़ाया गया था, लेकिन वहाँ पे हमसे एंट्री नहीं मांगी जाती थी, हमें कहा था लेजर बना दें, तो यही एंट्री डायरेक्ट लेजर में पोस्ट की हुई थी। हम देखें डेटर के अकाउंट को क्रेडिट करते थे काउंट्रा से। ये थी हमारे पास ये एडजस्टमेंट नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा जी एडजस्टमेंट नंबर 5। A purchase of rupees 15,100 was entered in the purchase day book as 1500 and posted to the supplier account as 5100। कहता है परचेज ऑफ 15,100 ये परचेजेस थी, क्या एंट्री होनी चाहिए परचेजेस की? परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर। अमाउंट हमें बताई गई है 15,100। ठीक है, गलती क्या किया है हमारे अकाउंटेंट साहब ने, उन्होंने परचेज में लिख दिया है 1500, परचेज में लिख दिया 1500, एक ये गलती की। और क्रेडिटर साहब में कितनी अमाउंट लिखी गई है? क्रेडिटर्स में लिख दिया है उसने 5100। ठीक है जी, ये है जी हमारे काबिल अकाउंटेंट साहब जिनकी गलतियाँ हम निकाल रहे हैं। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? देखिए परचेज अकाउंट में अमाउंट कम लिखी है, जितनी अमाउंट कम लिखी है उतनी अमाउंट और लिख दें। परचेजेस कैलकुलेट कर लें 15,100 में से जब आप 1500 माइनस करेंगे तो यू विल हैव, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यू विल हैव 13,600। ठीक है, क्रेडिटर में देखिए इतनी अमाउंट लिखनी थी, क्रेडिटर में भी कम लिखा है, तो चलिए क्रेडिटर में और अमाउंट लिख देते हैं। क्रेडिटर 15,100 और 5,100 का जब आप डिफरेंस लेंगे इट विल बी 10,000। यस 10,000। लेकिन हमारी देखिए एंट्री मैच नहीं है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो कहाँ पे हम चार्ज करेंगे? दैट विल गो टू सस्पेंस अकाउंट। कितना डिफरेंशियल है जी? 3,600 का। ठीक है जी, तो ये थी जी हमारी रेक्टिफिकेशन। क्या इस एंट्री से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, क्या ये एडजस्टमेंट नंबर 6 में कहता है गुड्स इनवॉइस्ड एट 23,000 एंड रिटर्न बाय द हामिद खान, और हामिद खान ने रिटर्न कर दी। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए कहता है इनवॉइस किया फिर उसने रिटर्न किया, दोनों में से ट्रांजैक्शन कौन सी है? रिटर्न वाली ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आगे देखिएगा कहता है अ डेटर वर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू हामिद खान अ क्रेडिटर एज 32,000। कहता है 23,000 रुपये की जो चीज़ें वापस आई हैं, ये कंफ्यूज किया उसने इनवॉइस्ड, लेकिन अगली बात क्या थी? एंड रिटर्न, जो रिटर्न हो गया ये बेसिकली उसकी एंट्री है। तो जो सेल्स रिटर्न्स है उसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न्स डेबिट, डेटर नाम बताया हुआ इसका हामिद, क्रेडिट। कितनी अमाउंट की थी जी? 23,000। ठीक है, कहता क्या है? कहता है अ डेटर वर एंटर इन द परचेज डे बुक, उसको परचेज डे बुक में लिख दिया, यानी परचेजेस में लिख दिया हमारे अकाउंटेंट साहब ने। कितनी अमाउंट से? 23,000 से, क्योंकि उसने अमाउंट नहीं बताई तो उतनी ही अमाउंट से लिख दिया। कहता है इसको परचेजेस में लिख दिया। आगे कहता है एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम, और वहाँ से पोस्ट किया थ्रू हामिद खान, किसी हमाद खान को, हामिद नहीं हमाद खान को, क्रेडिटर एज 32,000, क्रेडिटर हमाद को क्रेडिट कर दिया, लेकिन अमाउंट कितनी लिख दी है? 32,000। यानी दो गलतियाँ की, डेटर की बजाय क्रेडिटर कर दिया और अमाउंट भी गलत लिख दिए हैं जी हमारे अकाउंटेंट साहब, काबिल अकाउंटेंट साहब। अब कैसे ठीक करने जी? सबसे पहले तो चलें इसको ठीक कर लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये कर लें। सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करना चाहिए था 23,000 से, डेटर को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया तो अब मैं कर देता हूँ। हामिद साहब हैं जी 23,000। तो देखिए ये मेरी जो एंट्री होनी चाहिए थी मैंने कर दी। अब जो उन्होंने गलती की है उसको भी तो ठीक करना है ना, परचेज गलत डेबिट किया है, अब उसको मैं क्रेडिट कर देता हूँ। परचेजेस को क्रेडिट किया 23,000 से, ये जो क्रेडिटर गलत क्रेडिट किया हुआ है इसको डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिटर हमाद, अमाउंट इज 32,000।
नहीं जी, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। लेकिन देखिए हमारी ये जो दूसरी एडजस्टमेंट है, रेक्टिफिकेशन एंट्री है, ये डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, तो क्रेडिट साइड हमारी शॉर्ट है। जितनी अमाउंट से शॉर्ट है उतने से सस्पेंस लिख लें। सस्पेंस अकाउंट में जाएगी अमाउंट 32,000 में से जब आप 23,000 माइनस करेंगे तो यू विल हैव 9,000 जो कि सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए हमारे पास 7th नंबर पे कहता है सप्लायर्स इनवाइस फॉर ₹12,300 हैज़ बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। कहता है सप्लायर की इनवाइस है 12,300 हैड बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक, ठीक है, ऑन 28 दिसंबर 2011। साल ख़त्म होने से 3 दिन पहले आपने रिकॉर्डिंग की है। हाउएवर द गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी 2012। देखिए जी इन्वेंट्री का सवाल है ये वाला। इन्वेंट्री के पॉइंट में इन्वेंट्री को हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब उसके रिस्क एंड रिवार्ड हमारे पास आ जाए। बार बार हमारा एग्जामिनर ये पॉइंट हमसे रेक्टिफिकेशन में पूछता है, फाइनल अकाउंट में पूछता है, इन्वेंट्री वाले चैप्टर में भी पूछता है। तो ओनरशिप अगर उसने बताया हो कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया या नहीं तो मेरे लिए क्लैरिटी है। अदरवाइज जब चीज़ें आपको मिलती हैं, आपके प्रेमिसेस में आ जाती है, तब आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र होते हैं। अब उन्होंने 27 को 28 दिसंबर को एंट्री कर लिया, चीज़ें मिली नहीं, कुछ और इन्फॉर्मेशन बताई नहीं हुई, तो मेरी स्टैंडर्ड अजम्पशन ये है कि जब चीज़ें मिलेंगी तब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, तब रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। अगर इनवाइस पहले आ गए तो रिकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि गुड्स अभी आपकी मलकियत में नहीं आई। ठीक है, तो हमारे अकाउंटेंट साहब ने गलती से क्या किया है, इसको रिकॉर्ड कर लिया। क्या रिकॉर्ड किया है जी, इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने किया परचेज डेबिट और क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट लिखी है इन्होंने, अमाउंट के बारे में खामोश है तो 12,300 ही लिखा है। एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, जब 2 जनवरी को गुड्स आएंगे तब एंट्री करेंगे, इस साल में नहीं होनी चाहिए थी। अब इस एंट्री को रिवर्स करेंगे, क्रेडिटर साहब को डेबिट कर दें, क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करेंगे 12,300 से, क्रेडिट किसको करेंगे, परचेजेस को 12,300। तो देखिए हमने दोनों एंट्रीज को रिवर्स कर दिया तो हमारी रेक्टिफिकेशन होगी। इट वाज एडजस्टमेंट नंबर 7। लास्ट एडजस्टमेंट देखिएगा जी हमारे पास क्या है। हमारा एग्जामिनर कहता है जी सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर, जब फिक्स एसेट्स की बात आए तो फ़ौरन आपने डेप्रिसिएशन को साथ में रखना है। कहता है सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर विच स्टूड इन द बुक्स एट 24,000 ऑन 1 जनवरी 2004। साल के शुरू की नेट बुक वैल्यू बता दी, ठीक है, ना कॉस्ट बताई ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई, उसने नेट बुक वैल्यू बता दी। इसका मतलब है कि हमारे जो लेजर्स हैं वो कॉस्ट अलग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग नहीं बन रही। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बन रहा, तो 2 लेजर बन रहे हैं, एक एसेट अकाउंट जो कि अपनी नेट बुक वैल्यू पे बन रहा है और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, कहते हैं जी सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर वी स्टूड इन द बुक्स एट 24,000 ऑन 1 जनवरी 2011। स्टूड इन दी बुक्स, बुक्स में नेट बुक वैल्यू ही होती है, ओपनिंग वैल्यू बताई। कहता है वर डिस्पोज ऑफ ऑन 30 जून 2011। 30 जून 2011 को डिस्पोज ऑफ हो गया। अच्छा ठीक है, ओके। इन एक्सचेंज फॉर न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 20,800, एक नए फर्नीचर से एक्सचेंज हो गया हुआ है। ठीक है जी, कहता है अ नेट इनवाइस 9200 वाज पास्ड थ्रू द परचेज डे बुक। कहता है जो नेट इनवाइस ऑफ 9200 थी वाज पास थ्रू द परचेज डे बुक। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज चार्ज एट 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। ये उसने मेथड भी बता दिया, WDV मेथड है, उसमें हमें नेट बुक वैल्यू चाहिए होती है, वो ऑलरेडी ऊपर दे चुका है। ठीक है जी, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, चलिए दोबारा 3 कॉलम बना लेते हैं। रेक्टिफाइड एंट्री चाहिए हमें, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी और गलती क्या की है। सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री करते होते हैं। करेक्ट एंट्री में क्या होना चाहिए था, सबसे पहले तो कैश, अगर कैश आया, कैश नहीं आया जी एक्सचेंज है न्यू एसेट। न्यू एसेट क्या है, फर्नीचर है जी, ले फर्नीचर लिख दें, फर्नीचर न्यू। जितनी अमाउंट का आया, कितनी अमाउंट का जी फर्नीचर न्यू, इट्स 20,800 नया फर्नीचर डेबिट। ठीक है, ओल्ड फर्नीचर अब क्रेडिट करेंगे लेकिन अपनी नेट बुक वैल्यू से। तो फर्नीचर जो ओल्ड था, फर्नीचर ओल्ड, इसने अपनी नेट बुक वैल्यू से क्रेडिट होना है। इसकी नेट बुक वैल्यू क्या है,
देखिए 24,000 तो इसकी साल के शुरू की वैल्यू थी 24,000। अब 6 महीने के बाद डिस्पोज ऑफ हुआ है, इसकी डेप्रिसिएशन ले, इसका रेट बताया गया हमें 10% इंटू 6/12, ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। 24,000 वाज दी नेट बुक वैल्यू। जब आप नेट बुक वैल्यू में से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा इसका वो आएगी नेट बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये बीडी बैलेंस, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, साल के दौरान की डेप्रिसिएशन। अब इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा नेट बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। कैलकुलेट करें जी, ये हमारे पास आता है कैलकुलेट करने से 22,800। ठीक है जी, ओल्ड एसेट चला गया अपनी नेट बुक वैल्यू से, नया एसेट आ गया। अब कुछ पैसे हमें पे करने पड़े हैं, दैट इज़ अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल कितनी अमाउंट से, देखिए हमें एडजस्टमेंट में बताया हुआ है कितने पैसों की इनवाइस है जी। 9200 वाज पास्ट, अब 9200 की इनवाइस है। ठीक है जी, इनका डिफरेंस ले लें। देखिए कौन सी साइड ग्रेटर है, वी हैव ग्रेटर क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कम है, तो हमें नेट लॉस हो गया दैट इज़ 11,200। ये क्या हो गया, लॉस, जिसने जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये है जी इसकी एंट्री जो होनी चाहिए थी। हमारे अकाउंटेंट साहब ने एंट्री क्या की है, उन्होंने परचेजेस रिकॉर्ड कर लिए, परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर, कितनी अमाउंट से, 9200 से। ये जो उन्होंने गलती कर दी है, अब इसको कैसे ठीक करेंगे। इसको ठीक करने के लिए पहले तो ये जो एंट्री है उसको रिवर्स कर दें, ये हो जाएगी क्रेडिटर डेबिट 9200 से और परचेजेस क्रेडिट 9200 से। ठीक है जी, अब ज़रा सोचिएगा, उन्होंने डिस्पोजल नहीं की, उनके ख्याल में पुराना एसेट अभी तक चल रहा है और नया एसेट अभी तक ख़रीदा ही नहीं है। ऐसे ही है ना, क्योंकि अकाउंटेंट साहब को तो पता ही नहीं है कि डिस्पोजल हो गया, उन्होंने डिस्पोजल की एंट्री नहीं की, वो जो नया फर्नीचर है उसको परचेज समझ लिया। तो इसके ऊपर कुछ एक्सेस डेप्रिसिएशन भी आनी है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। दूसरा ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, करें जी, फर्नीचर न्यू 20,800 से लॉस हो गया हमें, जिसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है 11,200। क्रेडिट हो रहा है जी फर्नीचर ओल्ड, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया दैट इज़ 22,800 और अकाउंट पेएबल में जाना है 9200। ये होगी जी हमारी रेक्टिफिकेशन। लेकिन एक पॉइंट रहता है, हमारे अकाउंटेंट साहब ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की होगी, ये जो एसेट डिस्पोज हुआ है इसकी पूरे साल की, और जो नया एसेट आया उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की होगी। यानी जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है 24,000 रुपये, उसने पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले ली 2400, और जो नया एसेट आया 20,800 का, उसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं ली। यानी इस एसेट की पूरे साल की रिकॉर्ड कर ली और इस एसेट की नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे अकाउंटेंट साहब ने ज़्यादा वैल्यू पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई है, एक्सेस डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई है। हमने उस एक्सेस डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स करना है। ठीक है जी, उस एक्सेस डेप्रिसिएशन को जब रिकॉर्ड किया था तो क्या एंट्री की होगी हमारे अकाउंटेंट साहब ने, उन्होंने एंट्री की होगी जी डेप्रिसिएशन डेबिट और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से डेप्रिसिएशन की होगी, 24,000 इंटू 10% इंटू 12/12। उन्होंने 2400 से हमारी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दी हुई है। ठीक है, ये तो उन्होंने हमारे अकाउंटेंट साहब ने कर दिया हुआ है। अब हमें रिकॉर्ड कितनी करनी चाहिए थी, जो ओल्ड एसेट है, जो पुराना एसेट है, 6 महीने के बाद सेल हो गया, इसकी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। ये ओल्ड एसेट की बात कर रहा हूँ, ओल्ड एसेट की, इसकी हाफ होनी चाहिए थी, मैं कह सकता हूँ 1200। ठीक है, और जो नया एसेट ख़रीदा है उसकी भी हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी, दैट इज़ डेप्रिसिएशन न्यू की बात कर रहा हूँ टू फर्नीचर। फर्नीचर इसलिए क्रेडिट कर रहा हूँ क्योंकि क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बन रहा। ठीक है, और इसकी वैल्यू थी 20,800 इंटू 10% इंटू 6/12। ये बनता है जी हमारे पास, हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन हमारे पास आती है जी 1040।
ये डेप्रिसिएशन उनको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा जी 160 की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, तो हमने उस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को, एक्सेस डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है। उसकी एंट्री होगी जी हमारे पास फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अमाउंट कितनी है जी 160 की जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है उसको रिवर्स करते हैं। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी हमारे पास 1200 और 1040, दैट इज़ टोटल 2240, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड किया 2400। ठीक है जी, 2400 रिकॉर्ड किया। एक्सेस डेप्रिसिएशन को मैंने रिवर्स कर दिया। क्या हमारा सवाल ख़त्म हो गया? नहीं जी, ख़त्म नहीं हुआ अभी सवाल हमारा। अब आइए प्रोविजन वाली साइड पे, तो डेटर अकाउंट बना लेते हैं। डेटर अकाउंट, ठीक है, उसके बाद हम बैड डेट का अकाउंट बना लेते हैं, इसी को समझाने के लिए बना रहा हूँ। और उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना लेते हैं। ठीक है जी, डेटर अकाउंट देखें, सबसे पहले एंट्री क्या है, डेटर्स बैड डेट डेबिट हो रहे हैं, बैड डेट में 15,000 डेबिट होना चाहिए। ठीक है, और डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं 15,000 क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ मैं, ये एंट्री हो गई जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डेटर्स देखें 4600 से क्रेडिट हो रहे हैं, तो मैंने ये देखें 4600 से डेटर्स को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेटर नहीं है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए डेटर्स हमारे पास अगेन क्रेडिट हो रहे हैं 8000 से और डेबिट हो रहे हैं 10,000 से। ये जी, ये भी एंट्री आ गई डेटर्स की। फिर डेटर्स 3800 से क्रेडिट हो रहे हैं। ओके, ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, इसमें डेटर्स नहीं है। अगेन डेटर्स देखिए 23,000 से क्रेडिट हो रहे हैं, तो 23,000 से क्रेडिट कर दें डेटर्स को। उसके बाद ये भी हो गया, इसमें डेटर्स नहीं है, यहाँ पे भी डेटर्स नहीं है, यहाँ पे भी डेटर्स नहीं है। तो देखिए डेटर्स हमारे पास नेट 44,000 से कम हो रहे हैं। जब आप इसको टोटल करेंगे इट्स 54,000, इसमें 10,000 माइनस करेंगे तो 44,000 से डेटर्स कम हो रहे हैं। अगर डेटर्स कम हो रहे हैं तो हमारी प्रोविजन में भी कमी आनी चाहिए, प्रोविजन अकाउंट में। ठीक है जी, तो प्रोविजन इसका जब हम कितने परसेंट जी रेट देखें, आखिरी पॉइंट में 5% रेट बताया गया है। इसका जब 5% लेंगे तो हमारी प्रोविजन में जब कमी आएगी तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 44,000 इंटू 5%। हमारी प्रोविजन में कमी आ रही है 22,220, इतनी अमाउंट से कम हो रही है। लेकिन देखें बैड डेट जब ट्रांसफ़र होके आएंगे, यहाँ से जाएंगे प्रोविजन में 15,000 और ये आ जाएंगे 15,000। ठीक है जी, इन दोनों का जो नेट है दैट इज़ 12,780। इसने जाना है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? आखिरी एंट्री कर लें जी, इसकी एंट्री होगी प्रोविजन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12780 एंड प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 12780। ये दीजिए आखिरी एडजस्टमेंट जो हमारे स्टूडेंट्स अक्सर छोड़ देते हैं। देखिए डेटर्स का बैलेंस कम हो रहा है 44,000 से, नेट कमी आ रही है। अगर ये कम होना चाहिए, ज़्यादा लिखा हुआ था तो प्रोविजन भी ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई है, तो इतने से कम हो रहा है। तो मैंने 44,000 का जब 5% लिया तो मेरे पास आया 2220। तो मुझे इतनी अमाउंट से प्रोविजन को कम करना है, तो मैंने डेबिट साइड पर लिखा, क्रेडिट साइड पर तो ज़्यादा होती है, मैंने डेबिट साइड पर लिख दिया। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ये वर्किंग ना भी करें तो नो इशू। इतनी अमाउंट से प्रोविजन है कम होना है। देखिए बैड डेट्स हैं 15,000 के नहीं रिकॉर्ड किए हुए, तो इतनी अमाउंट से 15,000 से प्रोविजन है ज़्यादा होना है। 15,000 से ज़्यादा होना था, 2220 से कम होना था, तो नेट इंक्रीज़ कितना आ रहा है 12780। तो देखिए नेट इंक्रीज़ की हमने ये एंट्री पास कर दी है। ठीक है, थैंक यू।